Join Forum IS Academy, trusted by hundreds of toppers, including IS Rank 1 Shruti Sharma. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फोरम आईएएस यूट्यूब चैनल। मेरा नाम जय है और मैंने आज 3 आर्टिकल्स लिए हैं डिस्कशन करने के लिए द हिंदू से। तीनों ही आर्टिकल्स यूपीएससी मेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। जो पहला आर्टिकल है वो है ई वेस्ट रूल्स 2022। ये 2016 में के जो रूल्स थे उसको अमेंड करके 2022 में नए रूल्स लाए गए हैं। दूसरा आर्टिकल रिन्यूएबल एनर्जी में, और इसमें हम देखेंगे कि क्यों कर्नाटका ऐसा स्टेट है जो कि बेस्ट इक्विप्ड है रिन्यूएबल एनर्जी को एब्जॉर्ब करने के लिए, अडॉप्ट करने के लिए। जो तीसरा आर्टिकल है वो न्यू स्टार्ट ट्रीटी पे है। रशिया ने यूनिलैटरली न्यू स्टार्ट ट्रीटी को सस्पेंड कर दिया है। ये ट्रीटी था रशिया और यूएस में रिगार्डिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल। तो तीनों आर्टिकल्स को हम अच्छे से देखेंगे और जो कंटेंट मैंने प्रिपेयर किया है इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मैंने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दिया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है यूपीएससी करंट अफेयर्स, ठीक है। और डेली डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं एक पीवाईक्यू डिस्कस करता हूं आप लोगों से। पीवाईक्यू करंट अफेयर बेस्ड होता है और इसका आंसर आपको कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना है। इसका डिस्कशन मैं लास्ट में करूंगा। तो आज जो आर्टिकल निकला था ई वेस्ट रूल्स पे, ई वेस्ट रूल्स गवर्नमेंट ने लाया था 2022, इनफैक्ट ये नवंबर में आया था। इस पे एक क्वेश्चन है ई वेस्ट रूल्स पे। क्वेश्चन यूपीएससी ने प्री 2019 में ही पूछा था और क्वेश्चन कुछ इस तरह से था। इन इंडिया extended producer responsibility was introduced as an important feature in which of the following? Option A, the Biomedical Waste Management and Handling Rules 1998. Option B, the Recycled Plastic Manufacturing and Usage Rules 1999. Option C, the E-Waste Management and Handling Rules 2011. Option D, the Food Safety and Standard Regulations 2011. आंसर आप इसका बताएं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। इसका मैं सॉल्यूशन डिस्कस करूंगा आर्टिकल से डिस्कस करने के बाद। जो पहला आर्टिकल है वो है ई वेस्ट रूल्स पे। ई वेस्ट रूल्स 2016 में ही पब्लिश हुए थे, गवर्नमेंट ने लाए थे, लेकिन इसको अमेंडमेंट करके दोबारा से गवर्नमेंट ने नवंबर 2022 में इस रूल्स को दोबारा से लाया है। देखें, पहले कुछ हम डाटा देख लेते हैं। इंडिया एक मेजर प्रोड्यूसर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट। इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट क्या होता है? कोई भी मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, तो तमाम तरह के जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं उसमें जो भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं उसको यूज़ करने के बाद जब भी उस लाइफ साइकिल ख़त्म हो जाता है उस प्रोडक्ट का, तो उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है। और वो जो डिस्कार्ड है वो एक वेस्ट होता है और काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है। सबसे पहली बात तो ये है कि लोग उसको डिस्कार्ड कर देते हैं। दूसरी बात ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं इसमें हजार्डस मटेरियल्स का यूज़ किया जाता है, जैसे कि मरकरी हुआ, लीड, कैडमियम, इस तरह के जो हजार्डस सब्सटेंसेस हैं उनका यूज़ किया जाता है। तो अगर किसी इंसान का एक्सपोजर होता है इन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट से तो कहीं न कहीं एक सिग्निफिकेंट हेल्थ इम्प्लीकेशंस देखने को मिल सकते हैं। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में हमारा आज का डिस्कशन है ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स पे। तो डाटा ये कहता है कि इंडिया में मोर देन 1 मिलियन टन ई वेस्ट जनरेट होता है हर साल और लेस देन 23% इसका ये रिसाइकिल हो पाता है, ठीक है। तो आप देखें कि जितना जनरेशन है ई वेस्ट का और जितना कलेक्शन और रिसाइकिल हो रहा है, तो रिसाइकिल जो प्रोपोर्शन है काफ़ी कम है कंपेयर टू ई वेस्ट जनरेशन। एक रिपोर्ट है यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर रिपोर्ट, उसके हिसाब से इंडिया दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेटर है। पहला कौन है? यूएस और चाइना, ये पहले और दूसरे नंबर पे आता है। इनफैक्ट चाइना पहले नंबर पे आता है, यूएस दूसरे नंबर पे आता है। उसके बाद इंडिया सबसे बड़ा ई वेस्ट जनरेटर है। तो कहीं ना कहीं ये बहुत एमिनेंट हो जाता है कि इंडिया कुछ प्रोमिनेंट स्टेप्स ले कि ई वेस्ट को, जो भी ई वेस्ट है उसको कलेक्ट किया जा सके, ठीक है। जहाँ भी ज़रूरत हो उसको रिफर्बिश करके रीयूज़ करें या फिर रिसाइकिल करें उस वेस्ट को, और जो भी हजार्डस एस्पेक्ट है उस वेस्ट का उसको मिनिमाइज किया जा सके। इसी कॉन्टेक्स्ट में इंडिया ने 2011 में भी रूल्स लाए थे ई वेस्ट को लेके। 2011 में फिर आए, फिर 2016 में आए। 2016 वाले रूल्स को अमेंड किया गया 2018 में और दोबारा से 2022 में रूल्स को नए सिरे से लाया गया है। तो हम देखते हैं कि
इन जो 2022 के रूल्स हैं इसमें इसके क्या प्रोविजंस हैं और इसमें क्या इश्यूज हैं। फाइन, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2022 ये किस पे अप्लाई होता है? जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स का मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है या फिर रिफर्बिशर है, यानी कि जो लोग प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों में खरीद के उसको रिफर्बिश करके और दोबारा से बेचते हैं मार्केट में, उनकी बात हो रही है यहाँ पे। या फिर जो डिसमेंटलर्स होते हैं जो कलेक्ट करके अलग अलग पार्ट्स में उसको सेग्रीगेट करते हैं और फिर जो रिसाइकिल करते हैं उनको, ये सारे स्टेक होल्डर्स जो इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर्स हैं उन पे ये रूल अप्लाई होता है। कुछ इसमें रिस्ट्रिक्शंस की भी बात की गई है, जैसे कि जो भी हजार्डस सब्सटेंसेस होते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मर्करी हजार्डस होता है, लीड होता है, कैडमियम होता है, इस पे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स और प्रोड्यूसर्स हैं ये एक रिड्यूस्ड क्वांटिटी में या फिर लिमिटेड क्वांटिटी में ही इन हजार्डस सब्सटेंसेस का इस्तेमाल करेंगे इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स। फिर आती है रीयूज एंड रिसाइकलिंग का। तो रीयूज और रिसाइकलिंग में सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि क्या कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो उसको इस्तेमाल में लाया सकता है। तो इसमें सबसे बड़ा चैलेंज ये है कि जो भी प्रोडक्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट, उसको रिसाइकिल करना एक चैलेंज था कि जिस तरह से उसमें कंपोनेंट्स का यूज़ किया जा रहा है, जिस तरह से हजार्डस सब्सटेंसेस को उसमें यूज़ किया जा रहा है, तो उसको रिसाइकिल करना, डिसमेंटल करना और रिसाइकिल करना एक चैलेंज था। तो इसमें अभी प्रोविजन ये है कि जो भी मैन्युफैक्चरर्स हैं वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें टू मेक द इंड प्रोडक्ट रिसाइकलेबल, है ना। और जो फोर्थ प्रोविजन है इसमें वो ये है स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड इसकी मॉनिटरिंग करेगा कि कौन मैन्युफैक्चरर्स या प्रोड्यूसर्स हैं, क्या वो रूल्स को से कंप्लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो जो भी कलेक्ट करने वाले एंटिटीज़ हैं जो रिसाइकिल करते हैं, तो सबके ऊपर जो मॉनिटरिंग होगा, जो ओवरसाइट मैकेनिज्म होगा, वो सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के पास वो अथॉरिटी रहेगी। फिर बात होती है एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की। इसमें सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे। देखें, एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये होता है कि जो मैन्युफैक्चरर है या फिर जो प्रोड्यूसर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि जितना वो प्रोड्यूस कर रहा है इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, उसी प्रोपोर्शन में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो भी कलेक्शन हो, उसका भी रिसाइकिल किया जाए। तो ये EPR सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे जो रजिस्टर्ड ई वेस्ट रिसाइकलर्स हैं। और पहले क्या था कि पहले जो मैन्युफैक्चरर्स थे उनके ऊपर ऑब्लिगेशन था वेस्ट को कलेक्ट करना, रिसाइकिल करवाना, लेकिन अब जो रिसाइकलर्स हैं वो अलग एंटिटी भी हो सकते हैं, कोई प्राइवेट एंटिटी भी सिर्फ रिसाइकलिंग पर्पस के लिए हो सकती है। तो उनको EPR सर्टिफिकेट्स दिए जाएंगे डिपेंडिंग कि कितना ई वेस्ट वो रिसाइकिल करते हैं। नेक्स्ट प्रोविजन है ई वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज। ये जो प्रोड्यूसर्स हैं वो ये फैसिलिटी को सेटअप करेंगे। उसका पर्पस क्या रहेगा? कलेक्शन और रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग पर्पस रहेगा ई वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटीज। मतलब कि आप देखें कि ई वेस्ट लोग इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स लोग यूज़ कर रहे हैं, उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं, तो उसका क्या होगा? कलेक्शन होगा। कलेक्शन को कहाँ जाना है? रिसाइकिल के लिए जाना है। तो बीच में जो सिस्टम फैसिलिटी होगी उसको बोलेंगे ई वेस्ट एक्सचेंज फैसिलिटी। दूसरी बात यह है कि इंडिया में बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स इंपोर्ट होते हैं। ठीक है, इंपोर्ट कहाँ से होते हैं? आप देखें कि फॉर एग्जांपल अगर एप्पल का मोबाइल है वो इंपोर्ट होता है, अभी भी इंडिया में मैन्युफैक्चर नहीं होता है। चाइना एक सोर्स है जहाँ से बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इंपोर्ट किया जाता है। तो कोई भी एंटिटी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर इन ई वेस्ट रूल्स को कंप्लाई करता है उसी को अलाउ किया जाएगा इंपोर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस। फाइन। फिर बात आती है डिस्पोजल की। यहाँ पे मैन्युफैक्चरर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू कलेक्ट ई वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग मैन्युफैक्चर एंड टू इंश्योर इट्स रिसाइकलिंग और डिस्पोजल। तो देखिए, एक तो बात ये है कि जो यूजर्स हैं, यूजर्स यूज़ करने के बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्कार्ड कर देते हैं। ठीक है, ये बात हुई यूजर्स का। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें भी ई वेस्ट का जनरेशन होता है। तो जो मैन्युफैक्चरिंग एंटिटी है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी इस ई वेस्ट को कलेक्ट करना और उसको रिसाइकिल करना, उसके बाद उसको डिस्पोज करना। तो ये सारे जो मैंने बातें की, 3 यहाँ पे और 5 यहाँ पे, ये 8 इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2020। हम देखते हैं कि ये जो 2022 के ई वेस्ट रूल्स है उसमें क्या इश्यूज हैं।
पहला इशू इसमें यह है कि जो कंपोनेंट रिकवरी है और रेसिडुअल डिस्पोजल, इसके बारे में बहुत कम बात की गई है। कंपोनेंट रिकवरी का मतलब ये हुआ कि जो भी अगर इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट होता है उसमें काफ़ी सारे रेयर अर्थ मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं। तो इन रेयर अर्थ मटेरियल्स को इन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट से रिकवर किया जा सकता है, उसको दोबारा जब भी नया इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट बनाना हो उसमें यूज़ किया जा सकता है। देखिए, रेयर अर्थ का जो रिसोर्स है इंडिया के पास, ये पूरे वर्ल्ड में भी काफ़ी लिमिटेड है और इसका यूज़ काफ़ी सारे क्रिटिकल इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स में यूज़ किया जाता है। तो पहली बात तो इसमें यह है कि जो रेयर अर्थ मटेरियल से इसका जो है सफिशिएंट रिकवरी होनी चाहिए जहाँ भी पॉसिबल है वहाँ पर। तो दूसरी बात इसमें यह है कि जब भी ई वेस्ट को रिसाइकिल किया जाता है तो रिसाइकिल करते समय भी वेस्ट जनरेट होता है। ये कैसे डिस्पोज होगा, इसकी बहुत कम बात होती है। तो यहाँ पे जो बात हुई है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसके जनरेशन में जब वो क्रिएट कर रहा है किसी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट को, तो उस समय जो ई वेस्ट जनरेट होगा वो तो जिम्मेदारी है मैन्युफैक्चरर की, लेकिन जब उसी को रिसाइकिल किया जाएगा और उस समय जो वेस्ट जनरेट होगा उसको कैसे डिस्पोज किया जाए, इसके बारे में बहुत कम बात की गई है। देखिए, जो 2016 के रूल्स थे उसमें बात की गई थी प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑर्गेनाइजेशंस का। मींस कि जो रिसाइकिल होना है, जो मैन्युफैक्चर हो रहा है फिर रिसाइकिल हो रहा है, तो बीच में पीआरओस हुआ करते थे कि जो भी कलेक्ट हो रहा है और जो मैन्युफैक्चर है उसके बीच में पीआरओस हुआ करते थे और डिसमेंटलर्स हुआ करते थे। इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होती है कि मैन्युफैक्चरर जितना इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स जनरेट कर रहा है उसी प्रोपोर्शन में इनको कलेक्ट किया जाए और उसको रिसाइकिल के लिए भेजा जाए। लेकिन अब जो नए रूल्स हैं 2022 के रूल्स में पीआरओस और डिसमेंटलर्स को इसमें बात नहीं की गई है और जो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो सिर्फ रिसाइकलर्स पे ही रखी गई है। तो कहीं ना कहीं एक बीच में ये मीडिएटर्स का रोल करते थे और अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करते थे कि सफिशिएंट अमाउंट में जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो कलेक्ट हो और रिसाइकिल हो। अब सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो रिसाइकलर्स हैं उनके ऊपर दे दी गई है। थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसकी बात ही नहीं की गई है, जबकि सच्चाई ये है कि जो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है वो इनफॉर्मल सेक्टर में ही कलेक्शन और रिसाइकिल होता है अभी भी। तो इसमें इनफॉर्मल सेक्टर की बात ही नहीं की गई है। दूसरी बात यह है कि जो बहुत सारे प्रोड्यूसर्स हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स प्रोड्यूसर्स हैं, उन्होंने कलेक्शन सेंटर भी अभी सेटअप नहीं किया है, इवन एज पर 2016 रूल्स। तो 2016 में जो रूल्स आए थे उस समय जो इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स मैन्युफैक्चरर्स थे उनके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कलेक्शन सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना, तो उन्होंने अभी तक नहीं किया है। जो बात हम पहले कर रहे थे एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी की, उसके अंडर में जो मैन्युफैक्चरर्स हैं या फिर प्रोड्यूसर्स हैं उनको सेटअप करना था कलेक्शन सेंटर्स फॉर ई वेस्ट, वो अभी तक नहीं हो पाए हैं। दूसरी बात इसमें यह है कि देयर इज अ लैक ऑफ अवेयरनेस एंड इन्फॉर्मेशन अमंग कंज्यूमर्स में भी जो एक केयरलेस एटीट्यूड है, कोई भी इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स को इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस को यूज़ करके उसको डिस्पोज कर देना, वो एक रेस्पॉन्सिबल वे में नहीं होता है। तो कहीं ना कहीं जो कंज्यूमर्स हैं उनके अंदर भी ये अवेयरनेस बढ़ाने की ज़रूरत है। जो भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूज़ करते हैं उसका एक रेस्पॉन्सिबल वे में डिस्पोजल हो, न कि केयरलेस वे में हो। अब इसमें वे फॉरवर्ड में क्या कह सकते हैं? वे फॉरवर्ड में ये कह सकते हैं कि कंज्यूमर अवेयरनेस बढ़ाने की जरूरत है। पहली बात, स्ट्रेंथनिंग रिवर्स लॉजिस्टिक्स। तो देखिए, लॉजिस्टिक्स क्या होता है कि मैन्युफैक्चरर है, फिर होलसेल डिस्ट्रीब्यूटर है, फिर रिटेल है, फिर कंज्यूमर है। लेकिन जो रिवर्स, ये बात है लॉजिस्टिक्स की, जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स होता है वो होता है कि कंज्यूमर से फिर जो वेस्ट है उसका कलेक्टर से फिर जो है रिसाइकलर। तो ये जो रिवर्स लॉजिस्टिक्स है इसको और स्ट्रेंथन और एफिशिएंट करने की ज़रूरत है। दूसरी बात यह है कि इन्हांसिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन। इन्हांसिंग प्रोडक्ट डिज़ाइन का मतलब ये है कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है उसको अगर कलेक्ट किया जाता है तो जब उसको डिसमेंटल करें और अलग अलग हिस्सों में करके जो भी उसमें यूजेबल आइटम्स है उसको रिकलेक्ट करें और जो वेस्ट जाना उसको वेस्ट करें, या फिर जैसे कि हमने बात की कि जो रेयर अर्थ मटेरियल्स इसमें यूज़ किए जाते हैं उसको रिकवर किया जा सकते हैं। तो ओवरऑल डिज़ाइन में इम्प्रूव करने की ज़रूरत है कि जो रिकवरी है उसमें एफिशिएंसी आए। ठीक है, ये रेयर अर्थ हो या फिर कोई और छोटा इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है जिसको रीयूज किया जा सकता है, उसमें जो है और ज़्यादा एफिशिएंसी आए, ये बात है इसमें
2022 रूल्स के बारे में हुई। दूसरा आर्टिकल है रिन्यूएबल एनर्जी का। देखिए, इंडिया ने INDC में अपने कमिट किया है कि 2030 तक इंडिया जो अपना इलेक्ट्रिसिटी है वो 50% सिर्फ नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से ही जनरेट करेगा। तो प्रोमिनेंटली यहाँ पे बात हो रही है सोलर पावर की, विंड पावर की या फिर न्यूक्लियर पावर की। इस सोर्सेज से इंडिया जनरेट करेगा इलेक्ट्रिसिटी। दूसरी बात यह है कि जो इंडिया का एमिशन इंटेंसिटी है अब एज ए परसेंटेज ऑफ GDP वो कम किया जाएगा 45% बाई 2030। तो पंचामृत मतलब यहाँ पे 5 कमिटमेंट्स दिए गए हैं, लेकिन जो प्रोमिनेंट 2 हैं वो यही है कि 50% इलेक्ट्रिसिटी नॉन फॉसिल फ्यूल सोर्सेज से आएगा और 45% इमिशन इंटेंसिटी रिड्यूस किया जाएगा। लेकिन अब देखिए, ये कमिटमेंट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिया है। अब इस कमिटमेंट को अगर पूरा करना है तो स्टेट्स का एक प्रोमिनेंट रोल इसमें होने वाला है। और इलेक्ट्रिसिटी वगैरह देखें कि इलेक्ट्रिसिटी एक कंकरेंट सब्जेक्ट में आता है, तो जनरेशन जो है मोस्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन सप्लाई में स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है। तो जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर जो है स्टेट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो स्टेट्स का इसमें रोल हो जाता है कि कैसे इंफ्रास्ट्रक्चर को ट्वीक करें, चेंज करें कि जो रिन्यूएबल एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको डिलीवर किया सके और जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो एकोमोडेट कर सके जो भी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से पावर सप्लाई आ रहा है। तो देखें, कहीं भी अगर सोलर प्लांट है या फिर विंड पावर प्लांट है, उससे इलेक्ट्रिसिटी को कैसे जो ग्रिड है उससे कनेक्ट किया जा सके कि वहाँ से इलेक्ट्रिसिटी को उठा के जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जा सके। तो इसमें जो मेजर रोल हो जाता है वो स्टेट गवर्नमेंट्स का हो जाता है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसी कॉन्टेक्स्ट में एक इशू लाया था, ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर। इसका ऑब्जेक्टिव ये था, फेज 2 में इसका जो टारगेट था वो ये था कि इंफ्रास्ट्रक्चर जो इलेक्ट्रिसिटी इवैक्यूएशन और डिस्ट्रीब्यूशन इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इस्टेब्लिश करना, बेसिकली यहाँ पे 7 स्टेट्स में। तो बेसिकली इसमें ऑब्जेक्टिव यही था कि जो भी रिन्यूएबल सोर्सेस से एनर्जी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो रहा है उसको ग्रिड से कनेक्ट किया जाए और जो कंज्यूमर्स हैं वहाँ तक पहुँचाया जाए। इसी कॉन्टेक्स्ट में एक्शन है, उन्होंने कुछ रिसर्च किया है, कुछ अपने एनालिसिस किया है, जिसमें उसने ये बताने की कोशिश की गई है कि कौन स्टेट कितना इक्विप्ड है, कितना सफिशिएंट है इन रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने में। देखिए, इंस्टीट्यूट का नाम है इंस्टीट्यूट फॉर एनर्जी इकोनॉमिक्स एंड फाइनेंशियल एनालिसिस। तो इन्होंने एक स्कोरिंग सिस्टम डेवलप किया गया है, 16 स्टेट्स के लिए डेवलप किया है इन्होंने, कि उस स्कोर पे जो सबसे ज़्यादा जिसको स्कोर मिलेगा वो सबसे अच्छा इक्विप्ड है रिन्यूएबल एनर्जी को यूज़ करने में, उसको एकोमोडेट करने में। तो बेसिकली 16 स्टेट्स इसमें रखा गया है। रीज़न इसका ये है कि ये 16 स्टेट्स जो है इंडिया का 90% इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब इन्होंने पैरामीटर्स क्या रखे हैं? पैरामीटर्स रखे हैं डीकार्बनाइजेशन, परफॉर्मेंस ऑफ द पावर सिस्टम, रेडीनेस ऑफ द पावर इकोसिस्टम, पॉलिसीज एंड पॉलिटिकल कमिटमेंट्स, यानी कि कौन स्टेट कितना कमिटेड है रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ मूव करने के लिए। उसमें सबसे ज़्यादा जो इक्विप्ड स्टेट है वो है कर्नाटका, उसके बाद आंध्र प्रदेश आता है, फिर गुजरात आता है। तो कर्नाटका ऑलमोस्ट जितना भी उसका रिक्वायरमेंट है उसका ऑलमोस्ट 99.9% वो इक्विप्ड है रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने में। ठीक है, तो देखें, अगर कभी भी इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं मेंस के एग्ज़ाम में इसको यूज़ कर सकते हैं इस तरह से, जैसे कि अगर कभी भी बात आती है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड चैलेंजेस के बारे में, तो ये जो पैरामीटर है इस बेसिस पे हम किसी भी स्टेट के परफॉर्मेंस को एनालाइज कर सकते हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि अगर इन पैरामीटर्स पे कोई भी स्टेट ठीक ठाक परफॉर्म करता है तो वो ज़्यादा इक्विप्ड है रिन्यूएबल एनर्जी को अडॉप्ट करने में, और अगर ये मेजर 16 स्टेट्स इक्विप्ड हैं तो इंडिया भी अपने पंचामृत के कमिटमेंट को फुलफिल कर पाएगा। ये बात हुई रिन्यूएबल एनर्जी का। जो आज का हमारा नेक्स्ट और लास्ट आर्टिकल है वो है न्यू स्टार्ट ट्रीटी। देखिए, रशिया और यूएस के बीच में कोल्ड वॉर के समय एक आर्म्स रेस था, न्यूक्लियर आर्म्स थे, उनका स्टॉक पाइल लगातार बढ़ाते जा रहे थे। तो कहीं तो इन दोनों पावर्स के बीच में एग्रीमेंट हुआ कि जो न्यूक्लियर आर्म्स है उनको उनके प्रोडक्शन को कम किया जाए, लिमिट किया जाए। तो सबसे पहला एग्रीमेंट हुआ था 1969 में, जिसका नाम था सॉल्ट ट्रीटी। ठीक है, सॉल्ट ट्रीटी। तो
इसके बाद 3 मेजर एग्रीमेंट्स हुए थे यूएसएसआर और यूएस में, या फिर बाद में रशिया और यूएस में, न्यूक्लियर आर्म्स को कंट्रोल करने के लिए, लिमिट करने के लिए। उसमें जो एक लास्ट ट्रीटी था वो था स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी, न्यू स्टार्ट ट्रीटी। तो इसको दोबारा साइन किया गया था 2010 में। इसको क्या हुआ है कि इसको मॉस्को ने सस्पेंड कर दिया है रिसेंटली, जब यूक्रेन वॉर के 1 साल पूरे हुए और रशियन प्रेसिडेंट ने अपने पार्लियामेंटेरियंस को एड्रेस किया, उसमें उन्होंने ये अनाउंस किया कि रशिया इज सस्पेंडिंग स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। तो ये आर्म्स कंट्रोल को लेकर कोऑपरेशन था वेस्ट और रशिया के बीच में, पर्टिकुलरली यूएस और रशिया के बीच में, जिसको रशिया ने सस्पेंड कर दिया गया है। देखते हैं कि इस न्यू स्टार्ट ट्रीटी का प्रोविजंस क्या थे, रशिया ने क्यों सस्पेंड किया, क्या इससे आर्म्स रेस ट्रिगर हो सकता है, और क्या ग्लोबल आर्म्स कंट्रोल के ऊपर क्या इसके इम्प्लीकेशन होने वाले हैं। प्रोविज़न में सबसे पहली बात ये थी कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे उसके डिप्लॉयमेंट में, देखें जो स्टॉकपाइल है वो एक बात है, और डिप्लॉयमेंट की यहाँ पे बात की गई थी कि डिप्लॉयमेंट पे लिमिटेशंस रखे गए थे। लिमिटेशंस क्या रखे गए थे कि 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड से ज़्यादा यूएस या फिर रशिया उसको डिप्लॉय नहीं करेगा, पहली बात थी। दूसरी बात ये थी कि जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स थे इनके जो डिलीवरी सिस्टम्स हैं, तो लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हैं या फिर जो लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स हैं, उनके ऊपर भी लिमिटेशन रखा गया था कि लॉन्ग रेंज मिसाइल्स और लॉन्ग रेंज बॉम्बर्स 700 से ज़्यादा नहीं हो सकते। तो आप देखें कि न्यूक्लियर वॉरहेड्स फिर उनका डिलीवरी सिस्टम दोनों पे रिस्ट्रिक्शंस थे, लिमिटेशंस थे, और दोनों ही स्टेट्स यूएस और रशिया 2018 तक आते आते इस जो टारगेट था, जो लिमिट था, इससे कंप्लाई करने लगे थे। इसमें फिर प्रोविज़न ये था कि अगर कोई स्टेट इसको मिसयूज़ करता है, इसको फॉलो नहीं करता है, तो क्या होगा। तो इसमें एक प्रोविज़न था कि एक शॉर्ट नोटिस पे ऑन साइट इंस्पेक्शन हो सकता है। रशिया यूएस में जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता है, और वैसे ही यूएस भी जो रशिया में न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं उनको इंस्पेक्ट कर सकता है। हर साल दोनों स्टेट्स, दोनों कंट्रीज डाटा एक्सचेंज करते थे अपने बैलिस्टिक मिसाइल्स पे, न्यूक्लियर बेसिस पे। न्यूक्लियर बेसिस का जहाँ तक बात है, वहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान भी हर साल डाटा एक्सचेंज करते हैं कि कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हो तो ये जो न्यूक्लियर बेसिस हैं इनको अवॉइड किया जाए इन मैटर्स ऑफ बॉम्बिंग। फाइन, क्योंकि अगर न्यूक्लियर बेसिस को अगर बॉम्ब कर दिया जाएगा तो उससे और भी ज़्यादा डिजास्टर हो सकता है। फिर इसमें जो टाइम रखा गया था, टाइम लिमिट था 7 साल का, कि इस 7 साल में ये जो न्यूक्लियर वॉरहेड्स और डिलीवरी सिस्टम का जो लिमिट है उसको मीट करना है। फाइन, और दूसरी बात ये थी कि जो स्टॉक पाइल है उसको रिड्यूस करना है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि 2018 आते आते दोनों कंट्रीज ने अपने टारगेट को मीट कर लिया था। अब बात ये आती है कि रशियन प्रेसिडेंट ने इसको सस्पेंड क्यों किया, ऐसा क्या कारण हुआ कि रशिया को इस ट्रीटी को सस्पेंड करना पड़ा। देखिए, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुआ है तब से जो वहाँ के डिफेंस सेक्रेटरी, उन्होंने बात की स्ट्रेटेजिक डिफीट ऑफ रशिया। स्ट्रेटेजिक डिफीट किसमें बात की गई है। देखिए, बैटलफील्ड डिफीट तो ये होता है कि कोई भी आर्मी है वो सरेंडर कर जा रही है, अपने आर्म्स जो है रख दे रही है दुश्मन के सामने। लेकिन स्ट्रेटेजिक डिफीट का मतलब ये होता है कि अगर रशिया ने यूक्रेन पे अटैक किया है तो वो अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव ना कर पाए, उसका मतलब होता है स्ट्रेटेजिक डिफीट। रशियन प्रेसिडेंट ने ये कहा कि यूएस जो है जिस तरह से आर्म कर रहा है, एक पहली बात तो ये है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी का इस्तेमाल करके जो डिप्लॉयमेंट है न्यूक्लियर वॉरहेड्स का उसके ऊपर लिमिट रख दिया गया है। दूसरी बात ये है कि नाटो ने, पर्टिकुलरली यूएस ने यूक्रेन का हेल्प किया। जो रशियन एयर बेसेस हैं जहाँ पे न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको बॉम्ब करने के लिए, उन पे अटैक करने के लिए, तो रशियन टेरिटरी में जो एयर बेसेस थे जहाँ पे जो ये न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स थे यहाँ पे प्लेस्ड थे, उनके ऊपर अटैक किया गया, ड्रोन अटैक किया गया बाय यूक्रेन। और इसको यूक्रेन को कौन दिया था, वो टेक्नोलॉजी अटैक करने के लिए वेस्ट ने दिया था। तो रशिया कहना ये है कि एक तरफ तो ये आर्म्स ट्रीटी है जो कि लिमिटेशन रख रहा है, दूसरी बात ये है कि अगर हमारे बॉम्बर्स अपनी जगह पे हैं तो उस पर भी अटैक किया जा रहा है। न्यूक्लियर कैपेबल बॉम्बर्स की यहाँ पे बात हो रही है ना। तो इस कॉन्टेक्स्ट में, इसी चलते मॉस्को ने इस ट्रीटी से
को सस्पेंड कर दिया है। दूसरी बात इसमें यह है कि देखें, जो नेटो का पूरा जो है न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है वो किसकी तरफ टारगेटेड है? रशिया की तरफ। जो ये न्यूक्लियर आर्म्स ट्रीटी है वो किसकी बात करता है? सिर्फ यूएस के पास जो न्यूक्लियर आर्म्स हैं उसकी बात करता है। बट जो नेटो के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं वो टारगेटेड है रशिया की तरफ। तो नेटो में और भी न्यूक्लियर आर्म्स आते हैं, जैसे कि ब्रिटेन का, फ्रांस का। तो ब्रिटेन और फ्रांस के जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स हैं वो न्यू स्टार्ट में इंक्लूडेड नहीं थे, जबकि थ्रू नेटो दे वर टारगेटेड अगेंस्ट रशिया। तो रशियन प्रेसिडेंट ने ये कंडीशन रखा है कि हम दोबारा इस ट्रीटी को तभी रिज्यूम करेंगे जब जो ब्रिटेन और फ्रांस के न्यूक्लियर आर्सेनल्स हैं वो भी इसमें इंक्लूड किए जाएं। ठीक है, ये कंडीशन रखा है रशियन प्रेसिडेंट ने। अब सवाल ये होता है कि क्या ये आर्म्स रेस ट्रिगर करेगा? अभी तक जो ये पता चल रहा है कि इससे आर्म्स रेस ट्रिगर नहीं होगा, क्योंकि ये जो मूव था इसको सस्पेंड करने का वो इंटायरली सिंबॉलिक था, पर्टिकुलरली एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट वेस्ट आर्मिंग यूक्रेन टू अटैक रशिया। ठीक है, ये सिंबॉलिक मूव था क्योंकि रशिया ने सिर्फ सस्पेंड किया है, विड्रॉ नहीं किया है न्यू स्टार्ट ट्रीटी से। दूसरी बात, रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री ने ये क्लियर कर दिया है कि जो लिमिट था, यानी जो 1550 न्यूक्लियर वॉरहेड्स का लिमिट था अंडर न्यू स्टार्ट ट्रीटी, उसको अभी एक्सीड नहीं करेगा रशिया। और जब भी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट करना होगा तो इट विल नोटिफाई यूनाइटेड स्टेट्स। तो देखें, इस तरह ये एक तरह का एक पॉलिटिकल मैसेजिंग था एमाइड वेस्ट असिस्टेंस टू यूक्रेन, जो जिस तरह से वेस्ट यूक्रेन को आर्म कर रहा है उसको लेके ये पॉलिटिकल मैसेजिंग था। तो अगर हम समझे शॉर्ट टर्म में तो अभी एक ये आर्म्स रेस ट्रिगर नहीं करेगा, लेकिन हाँ इसके ग्लोबल इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल में। क्योंकि पहली बात तो ये है कि जो फ्रेगाइल कैलकुलस था यूएस और रशिया के बीच में वो अब टूट चुका है और रशिया कभी भी न्यूक्लियर टेस्ट रिज्यूम कर सकता है, ऐसा मॉस्को ने कहा है। दूसरी बात इसमें यह है कि बाकी सारे जो न्यूक्लियर आर्म्ड कंट्रीज हैं लाइक नॉर्थ कोरिया, इंडिया, पाकिस्तान, ईरान के पास भी न्यूक्लियर आर्सेनल्स ऑलमोस्ट हो ही जाए कुछ सालों में अगर इसी तरह चलता रहा, तो इनके ऊपर भी जो न्यूक्लियर स्टॉक पाइल है उस पर वेस्ट के पास कोई मोरल अथॉरिटी नहीं होगी ये सिखाने के लिए कि आप अपने न्यूक्लियर स्टॉक पाइल्स को कम करें, रिड्यूस करें। ठीक है, तो जैसा कि अभी तक होता रहा है कि इंडिया, पाकिस्तान, चाइना अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स लगातार बढ़ा रहे हैं, तो इनके ऊपर भी कोई ऑब्लिगेशन नहीं होगा अपने न्यूक्लियर आर्सेनल्स को कम करने के लिए। दूसरी बात यह है कि रिसेंटली यूएस और चाइना के बीच में भी जो आर्म्स कंट्रोल कोऑपरेशन था वो शुरू हुआ था, लेकिन वो भी अब धीरे धीरे हैम्पर हो जाएगा क्योंकि चाइना लगातार जो है रशियन पोजीशन को जस्टिफाई कर रहा है इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स पे, उनके बीच में कोऑपरेशन बढ़ता जा रहा है। तो रशिया और यूएस के बीच में भी चाइना और यूएस के बीच में भी किसी भी तरह के न्यूक्लियर आर्म्स पे या फिर न्यूक्लियर कंट्रोल से रिलेटेड कोई भी नेगोशिएशन होने में प्रॉब्लम्स आएंगी, क्योंकि अभी तक कोई भी बेंचमार्क ऐसा नहीं रहेगा जिसको कि कोई और दो कंट्रीज बायलैटरली फॉलो करें रिगार्डिंग न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल। ठीक है, तो ये बात थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी के। तो यहाँ पे हमारा जो आर्टिकल डिस्कशन है वो खत्म होता है। हम डिस्कस करते हैं ई वेस्ट रूल से रिलेटेड जो क्वेश्चन था। क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था इन इंडिया एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाज इंट्रोड्यूस्ड एज एन इंपॉर्टेंट फीचर इन विच ऑफ द फॉलोइंग। एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी ई वेस्ट रूल से होता है। जो मैन्युफैक्चरर है, प्रोड्यूसर है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जिस प्रोपोर्शन में वो जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स जनरेट कर रहा है उसी तरह जो इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट है उसका भी कलेक्शन हो, रिसाइकलिंग हो। ठीक है, तो ये रिलेटेड था ई वेस्ट मैनेजमेंट एंड हैंडलिंग रूल्स 2011। करेक्ट ऑप्शन होगा सी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस।